हाय दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा। आज जो मैं यूट्यूब पे टॉपिक ले रहा हूँ वो मध्यकालीन भारत का है। और मध्यकालीन भारत में जो तुर्कों का आक्रमण है भारत पर, उसके बारे में मैं ले रहा हूँ। आज की क्लास में मैं ये बता रहा हूँ कि भारत में तुर्कों का आक्रमण कब हुआ और किस प्रकार से ये भारत में आगे क्या क्या किए। ठीक है। 7वीं शताब्दी में सबसे पहली बार तुर्क के लोग जो थे, अरब के जो लोग थे, वो भारत में प्रवेश करने का प्रयास किए थे, लेकिन वो असफल रह गए थे। असफलता के बहुत सारे कारण हो सकते थे। क्या हो सकता था इसका सब, जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था तो हर्ष के काल तक पढ़ाया था। और हर्ष के काल तक हम कह सकते हैं कि भारत में एक सुदृढ़ शासन की व्यवस्था थी, जो एक हिंदूवादी राष्ट्र के रूप में आंका जा सकता था भारत को। देखो, अरब जो है यानी तुर्क जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, तुर्क के आक्रमण, यहाँ पर मूलतः जो धर्म है वो इस्लाम है। और मेरे पिछले वाले वीडियो में थोड़ा साउंड क्लियर नहीं है, लेकिन इस्लाम का उदय करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि इस्लाम के जो लोग थे, इस्लाम धर्म जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा है। और आज के समय में भी हम कुछ वीडियो डालेंगे कि इस्लाम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी क्लास में, है ना। 7वीं शताब्दी में सबसे पहली बार अरब के लोग जो थे, अरब के जो भी लोग कहेंगे, ऐसे तो ये लुटेरे ही थे, असफल प्रयास किया, लेकिन कहने का मतलब है प्रयास तो किया है लेकिन सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहली बार जिसमें देखा गया तो 711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध राज्य पर के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। अर्थात भारत में इसके प्रवेश हुए और सिंध के इस जो राजा था, दाहिर जो था, इस पर आक्रमण करने के बाद, देखो बहुत सारे इतिहासकारों में ये थोड़ा सा, जब हमारी किताबें लिखी गई हैं तो उसमें यह नहीं लिखा गया है कि जीत गया या हार गया, क्योंकि इस्लाम धर्म और इस्लाम के जो लोग थे, जो अरब से आते थे, इन लोग ये किसी भी क्षेत्र को जीतने के बाद वो उस क्षेत्र पर अपना कब्जा नहीं करते थे और वहां पर अपना शासन नहीं चलाते थे। उस क्षेत्र को वो लूटते थे और लूट कर करके फिर वापस कुछ समय के बाद चले जाते थे। वहां की धन संपत्ति को लूटना, वहां की चीजों को खराब कर देना, इनका मूलतः यही चीज रहता था। ये क्यों रहता था? ये इनके नेचर में ही था। इनके जो गुरु थे, पैगंबर जिनको हम कहेंगे, उन्होंने ही ऐसा कुछ बताया था। नॉर्मली उन्होंने बताया था, मक्का जब वो वापस आए थे तो काफिलों पर ऐसे काम करने के लिए कि किस प्रकार से हमें एकजुट होकर के रहना है और कैसे हम अपने आप को मजबूत और एक संगठित धर्म के रूप में आगे विस्तार कर सकते हैं। तो इसके बारे में 1-2 वीडियोस डाले हुए हैं, इस्लाम का उदय, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम उसी को लेकर के बढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो राजा था, राजा कहिए या लुटेरा कहिए, मैं तो लुटेरा ही कहता हूं इन्हें, ये भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले अगर पेपर में आए कि मुसलमानों ने, इस्लाम ने भारत के किस प्रांत पर आक्रमण किया है, तो वो सिंध प्रांत था और वहां का जो शासक था यानी राजा जो था वो दाहिर था, उस पर आक्रमण किया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, ये लूटते थे और वहां पर दहशत अपना कायम करके बर्बरता को दिखाते थे और वो वापस लौट जाते थे। वो हमेशा उस क्षेत्र पर नहीं रहते थे और शासन इनकी प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते थे। इसके बाद हम एक पॉइंट ले रहे हैं 986 में। 986 में अगर हम देखें तो पहली बार जो है सिंध के राजा जयपाल को हराया और
हराने के बाद इनके दिमाग में एक ऐसा चीज आ गया कि अब मैं भारत में ही शासन की प्रक्रिया को भी अपनाऊंगा, मैं लूट कर करके जाने वाला में से नहीं हूं, आक्रमणकारी न कह करके हम इन्हें कहेंगे कि ये रुकने की व्यवस्था करने लगे। देखो 711 से 12 एंड इसके बाद सीधा 200 वर्षों लग गए हैं, अर्थात भारत में भी जो छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, हर्ष के बाद ऐसा कोई राजा नहीं दिखा हम लोगों को, इतिहास को अगर देखते हैं तो, और हर्ष के बाद कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो अखंड भारत को बरकरार रखे। तो लेकिन फिर भी उन राजाओं में इतनी ताकत थी कि वो इन लुटेरों से अपना बचाव कर लेते थे। लेकिन जब 1986 तक हम देखते हैं तो सुबुक्तुगीन नाम का एक आक्रमणकारी था जो सिंध के राजा जयपाल को हराया। देखो इसमें आक्रमण किया, हराया या नहीं हराया की बात नहीं है, हराने का मतलब होता है कि अब वहां पर वह रुकने की व्यवस्था करेगा, शासन चलाने के लिए भी कुछ सोचेगा। हराया का मतलब, जीतने का मतलब कुछ ये होता है। आक्रमणकारी का मतलब होता है आया, दहशत फैलाया, बर्बरता दिखाया, डराया और लूट कर करके यहां से सामानों को लेकर के गया, यही करना था। सुबुक्तुगीन के बाद गजनी के सिंहासन पर, गजनी एक प्रांत है अरब का, वहां के सिंहासन पर उसका पुत्र मुहम्मद जो है वो गद्दी पर बैठा। तो इसकी पूरा जो नाम है मुहम्मद गजनी और मुहम्मद गजनवी, दोनों के नाम से यही व्यक्ति जाना गया है भारत में, जो 998 ईस्वी में 998 में गजनी का राजा बन गया। देखो हम एक चीज कह रहे हैं, इसी का फादर, इसी का पिता जो है सुबुक्तुगीन जो है वो भारत के सिंध के राजा किसको हराया है? जयपाल को। अब ये 1998 में जब गजनी का शासक बना है तो यह भी जो है वो भारत की तरफ अपने रुख को अपनाया, और रुख को अपनाने के बाद यह भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में लगभग, अब देख लो 26 वर्ष के अंतराल में 17 बार आक्रमण किया है। ये तो काफी फेमस है, बच्चे भारत के जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो था, मोहम्मद गजनी जो था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि 16 बार वो हार गया, ये चीज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अधिकांश शिक्षक जब ये पढ़ाते हैं तो यही बता जाते हैं कि मोहम्मद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया 17 बार तो वो 16 बार हार गया था। नहीं, हारा नहीं था। हम देखते हैं कुछ उसके द्वारा जो 2-3 मैं दिखा रहा हूं कि उसने क्या क्या किया है। सबसे पहली बार 1008 ईस्वी में आनंदपाल को, जो बहिंद का राजा था, बहिंद के युद्ध में हराया है। देखो हराया है, इनकी तो प्रवृत्ति ही होती थी कि लूट करके चले जाना, आक्रमणकारी होते थे, तो ये भी लूट करके चला गया होगा, लेकिन हराया है। देखो, लेकिन हमें इतिहास में जब आप छोटे होगे या फिर अगर अभी भी पढ़ रहे होगे ना, तो अक्सर ये सुनते होगे कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। आक्रमण का मतलब मैं समझाया हूं, स्टार्टिंग क्लास में भी इसमें समझाया हूं, तो समझिए। आनंदपाल को सबसे पहली बार अगर देखने को मिलता है तो आनंदपाल को, एक बड़ा सा राजा था आनंदपाल बहिंद का, वहां के इस युद्ध में हराया तो इसका मतलब ही होता था आक्रमण कर करके लूट कर लेना, बर्बरता करना। 1009 में नागरकोट पर आक्रमण करके, ये अभी जो है वो पठानकोट के आगे का क्षेत्र पड़ता है, नागरकोट, जहां पर एक हिंदुओं से जुड़ी हुई एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माता ज्वाला देवी का मंदिर है। इस ज्वाला देवी मंदिर को लूटा। नागरकोट पर आक्रमण का मतलब आप समझ लीजिए बेटा, सिंध जो है वो कहां है? आपको पंजाब वाले एरिया में दिखेगा। देखो उस समय का पंजाब देखना, अभी का पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान में है, उस प्रांत की बात कर रहा हूं, सिंध की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आज का हिमाचल के पास की ज्वाला देवी मंदिर देखते हैं तो यहां तक प्रवेश करना, अर्थात भारत में इस आक्रमणकारी का इतने अंदर तक जो था वो दहशत फैल चुका था और भारत पर शासन की व्यवस्था को वो साइड देख रहा था।
लेकिन अभी तक वो आक्रमणकारी ही थे, ये भी चीज मैं कह रहा हूं। आक्रमणकारी के साथ साथ ये अपने इस्लाम धर्म की प्रचार को भी करते थे। प्रचार करने के लिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, अर्थात इस्लाम धर्म का प्रयोग अपना लो। ऐसा मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, पैगंबर की युक्तियों में ही से ऐसा था। जब उसने मक्का पर आकर के पुनः आक्रमण किया था मदीना से और जीता था काफिलों को, तो वहां पर भी धर्म परिवर्तन की नीतियों को अपनाया था। अभी वो बाद में आप लोग देख लीजिएगा, इस्लाम का उदय भारत में, सॉरी विश्व में। तो ये क्या है, नागरकोट पर आक्रमण कर करके ज्वाला देवी मंदिर को 1009 में जीता। देखो एक चीज और है, इसे भी आप पढ़िए, 1019 में गजनवी के आक्रमण से कालिंजर एक बहुत बड़ा प्रांत बनता था, वहां का राजा गंड इतना ज्यादा डर गया इसकी दहशत से कि इसके आक्रमण की बातें सुन करके ही इस राजा ने उस प्रांत को छोड़ कर करके भाग गया। अब आप लोग समझ सकते हो कि ये कितने बर्बर थे, या किस प्रकार से आक्रमण करते थे और किस प्रकार से दहशत फैलाते थे। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। 1025 ईस्वी में हमारे देश का पश्चिमी भाग का सबसे विशाल मंदिर जो सोमनाथ मंदिर था, उसे लूट लिया। देखो मंदिर क्या है ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। मंदिर आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। राजा के पास तो ट्रेजरी है ही, लेकिन मंदिर के पास भी बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति होता था। ऐसा हम कभी बताएंगे कि मंदिर की पूजा क्यों होती, मंदिर की पूजा क्यों की जाती थी, मंदिर में भगवान बनाने की व्यवस्था क्यों की गई, ये सब हम थोड़े अलग क्लास में बताऊंगा। लेकिन अब मैं थोड़ा बता रहा हूं कि यह जो है, ये भारत के पश्चिम में बहुत ही बड़ा मंदिर था। और बहुत बड़े मंदिर होने का मतलब हिंदुओं का, यानी भारत में रहने वाले लोगों का बहुत ही बड़ा विश्वास था। एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मंदिर में बहुत सारी बड़ी संपत्तियां होती हैं, धन संपत्ति है, तो उस संपत्ति को लूटा और लूटने के बाद मोहम्मद गजनवी जो था, एक तरीके से उसके पास आर्थिक कोई दिक्कत नहीं रहा, वो और भी बड़ा आक्रमणकारी बन गया। क्यों, कैसे बन जाएगा ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि सेना पर वो खर्च करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती थी, और सेना पर वह तभी खर्च कर सकता था जब वह किसी को लूटे, और उस सेना से ही दूसरे कबीलों को, दूसरे भागों को लूटता था वो। तो सेना को बरकरार बनाए रखने के लिए उसे अक्सर पैसे की आवश्यकता होती थी, और उन पैसों को वो लूट करके लाया करता था। इसी कारण वह अनेक अन्य क्षेत्रों में आक्रमण किया करता था। तो गजनी जो है, वो जब सोमनाथ मंदिर लूटा तो इसके में बहुत ज्यादा धन उसे प्राप्त हुआ। अर्थात हम ये कह भी सकते हैं कि इस्लाम धर्म अब शायद इतने पैसे मिलने के बाद आक्रमणकारी स्वरूप को बदल कर करके शासनकारी नीतियों पर आ जाएगा। क्योंकि पैसे आने के बाद उसको व्यवस्थित तरीके से खर्च कहां करना है ये भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा दहशत वाले ही थे, नेचर प्रवृत्ति किसी की बदलती नहीं है, तो उसमें हम ये भी देखेंगे। बाकी बाद में तो मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत से लौट गया, जो अभी गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, है अभी भी है ये मंदिर, लेकिन बहुत ध्वस्त हुआ मंदिर है ये। 1030 तक में ये लौट गया। 1025 में आक्रमण किया था। काफी बार पेपरों में आता है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनी, और यह इसका अंतिम आक्रमण था भारत पर, अर्थात 17वां बार आक्रमण था भारत, 17वां था। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वो 17वां था। और इसके बाद जब यहां से ये लूट करके जब जीता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसे विध्वंस करने में, तोड़ने में, यहाँ के सैनिकों को बर्बाद करने में, इसकी सेना को, यहाँ के लोगों के विचारों को बदलने और तोड़ने वगैरह में समय थोड़ा लगा है, साल 2 साल का। मोहम्मद गजनवी ये आक्रमण के बाद जब थोड़ा जीत की खुशबू आने लगी, तो ये वापस अपने अरब की तरफ लौट गया, जबकि इसकी सेना जो है वो भारत में स्थिर हो गया।
मैं बताऊंगा अब इसकी स्थिर सेना का बागडोर कैसे कैसे क्या होगा और किस प्रकार से अरब से भारत में शासन चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लग गई। देखते हैं थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के बाद की स्थिति में। देखो, भारत में महमूद गजनवी के काल में, यानी इसी के काल में एक उसके साथ आया था, वो बहुत अच्छे था, वो राइटर था अल-बरूनी, और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो भारत को जानने के लिए किताब उल हिंद नामक पुस्तक इसने लिखी थी, अल-बरूनी ने। ये पुस्तक के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। किताब उल हिंद लिखा था जो इसके काल में इसी के साथ आया था, और इसके ने क्या क्या किया भारत में, इसका वर्णन भी इसकी पुस्तक में मिलता है। 1163 ईस्वी में हम चलेंगे। पीछे के कुछ राजा के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, कुछ और वीडियोस डालूंगा, इसके डिटेल क्लासेस में मैं डालूंगा। देखते हैं, 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गोर गजनी का अगला शासक बना, और इसके बाद उसका जो बेटा था शहाबुद्दीन गोरी यहाँ का शासक बना। ये शहाबुद्दीन गोरी के शासक बनने के बाद भारत में कुछ आक्रमण हुए भारत पर, और भारत की मध्यकालीन स्थितियों को हम पढ़ते हैं, और इस समय से हम कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म जो है वो अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। और ये यहाँ से अब जाने के मूड में नहीं थे। अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, गोरी तक में हम आ गए हैं, मोहम्मद गौरी तक में आ गए हैं, तो ये अब यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमने बताया है कि 1030 के बाद ही ये आक्रमणकारी जो हैं वो कहीं न कहीं किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, और भारत में ही रह करके शासन की भी एक प्रक्रिया को जानना शुरू कर दिया है। लेकिन अपनी मूल प्रकृति, मूल नियमों को इन्होंने छोड़ा नहीं है जो पैगंबर ने कहा है। पैगंबर ने क्या कहा है, फिर मैं याद दिला देता हूं। मेरा एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, इस्लाम का उदय, तो वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। थोड़ा साउंड उसमें क्लियर नहीं है, बट ध्यान दीजिए। एंड देयर आफ्टर आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है भारत पर, वो भारत के किस क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था? तो भारत के मुल्तान, आज ये पाकिस्तान में पड़ता है, 1175 ईस्वी में मुल्तान की भूमि पर आक्रमण किया था और इसे लूटा। ये भी कुछ जो था आक्रमण करके लूटने वाला ही था, लेकिन इससे कुछ ज्यादा चीजें दिखने लग गई, जिसके कारण ये रुकने की भी सोच रहा था, और काफी शक्तिशाली राजा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सेना थोड़ी जो थी मजबूत थी। अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं गुजरात पर, जो इसने शासन की आक्रमण किया था। तो गुजरात पर इसे हार का मुंह देखना पड़ा था। वहां का जो राजा था मूल राय द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी भारत में जब प्रवेश कर रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में इन क्षेत्रों में, गुजरात हो या सिंध हो, जो अब पंजाब है, इन क्षेत्रों में या दिल्ली है, राजपूतों ने बागडोर संभाल लिया था। तो कुछ ऐसे राजपूत थे जिन्होंने इन आक्रमणकारियों को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि वो सफल नहीं हुए। हमारे राजपूत भाई लोग जो भी तो कहेंगे, वो सफल नहीं हुए, जिसके कारण जो है इस्लाम जो है वो और आगे आया है। तो इसमें हम देखेंगे कि मूल राज द्वितीय जो था वो गुजरात पर जब आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी, तो वहां मूल राय द्वितीय से मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ होने के बाद उसे परास्त भी किया। मोहम्मद गौरी का हारना यह भी संकेत दे रहा था कि भारत में शायद इस्लाम आगे तक नहीं बढ़ेगा। लेकिन यही मोहम्मद गौरी का यह भी कॉन्फिडेंस था कि जब मुल्तान वो जीता था। आगे के दो और देख लेते हैं, तो 81 और 86 में लाहौर के राजा खुसरो मलिक को भी हराया था। एक हार से वह अपनी जीत जो था उसको वो भुला नहीं सकता था कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं।
इस आक्रमणकारी नीतियों के तहत जब 81 से 86 में लाहौर के राजा खुसरो मलिक को हराया तो उसका विश्वास और बढ़ गया और वह भारत की तरफ, दिल्ली की तरफ नजर करने लग गया था। उस समय दिल्ली में चौहान वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का। इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जरूर सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली में यह युद्ध नहीं हुआ है, तराइन में युद्ध हुआ है। तराइन जो है अब हरियाणा में पड़ता है। तराइन के युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें बहुत ही बुरे तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। समझा जा सकता था कि अब जो है मोहम्मद गौरी यानी इस्लाम धर्म जो है वो भारत में इस तरफ प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वंशों में काउंट हो रहा था दिल्ली का चौहान वंश, और चूंकि शक्तिशाली भी थे, मैंने पिछले वीडियोस में डाला है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक ही रात में करीब 500 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर करके मध्य प्रदेश में आक्रमण कर करके वहां पर एक जीत हासिल की थी। मैं बताऊंगा उसके इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाद में, है ना। 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का। देखो, अगर पृथ्वीराज चौहान ने भी बर्बरता अपनाई हुई होती तो मोहम्मद गौरी को उसी युद्ध में मार दिया होता, लेकिन उसने अपनाया नहीं है। हराने के बाद इसे छोड़ दिया है कि तुम वापस जाओ, इधर मत आना, नहीं तो अगली बार हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगली बार कुछ और चीजें थी। मोहम्मद गौरी कुछ और शक्तियों के साथ आ रहा था, कुछ और विश्वास के साथ आ रहा था, और आने के बाद जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ है, तराइन में ही युद्ध हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया है। और उसी बंधक के दौरान में बहुत सारे स्टोरीज पढ़े होंगे कि मार दिया गया है, उनको मर गए हैं वो, बट हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बाद में। 1194 ईस्वी में चंदवार युद्ध में जयचंद की हत्या भी हुई, हराया। मोहम्मद गौरी के इन सारे चीजों में, और खास कर करके अब हम थोड़े से जब रेड करेंगे 1200 में आएंगे तो अब हम बता देते हैं वो सिर्फ अभी भी आक्रमणकारी है। वो शासन विस्तार करने से ज्यादा अपने आप को आक्रमणकारी ही समझ रहा है। अब हम आपको बताएंगे जब गौरी के बाद कौन आक्रमणकारी आया है और वो किस प्रकार से यहां पर अपने शासन को स्थापित किया है, क्योंकि अब दिल्ली पर उसका कब्जा हो चुका है। दिल्ली पर कब्जा होना अर्थात शासन के बागडोर को अब वो देखेगा। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी का आगे का शासन चला है और उसके वंशज किस प्रकार से बने हैं। तो थोड़ा मैं बता देता हूं, गुलाम वंश वगैरह के बारे में बताऊंगा और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि मैं कुछ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के सामने रखूं। ठीक है, ओके। आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके और डिटेल क्लासेस मैं बनाना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा छोटा ही बन गया है, मैं और पॉइंट्स को डिटेल करता हूँ नेक्स्ट क्लास टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में।